नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई, फिर तमाम विधायकों को शपथ दिलवाई गई। इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली को शपथ दिलाई है। बता दें, सत्र के पहले दिन विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए भी चुन लिया गया। वहीं मोहन सिंह बिष्ट को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान और क्या कुछ हुआ और बीजेपी के तमाम विधायकों का दिल्ली के लोगों के लिए क्या संदेश रहा, आगे हम आपको अपनी विशेष रिपोर्ट के जरिए यह बात बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आपको यह भी बताएंगे। इसके बाद हमारी खबर इंडिगो एयरलाइन की बदहाली को लेकर रहने वाली है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यात्रा के दौरान टूटी हुई कुर्सी मिली, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। बता दें, इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया में टूटी हुई सीट मिली थी। इसके बाद हमारी अगली खबर रहने वाली है हरियाणा के रोहतक से, जहां निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और पार्टी दफ्तर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इन तमाम पॉलिटिकल खबरों के बाद हमारी छठी खबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए यह हार कितनी दुखदाई है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम होने के बावजूद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। इन तमाम खबरों पर रहेगी अगले आधे घंटे में नजर। सत्र के पहले दिन विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए भी चुन लिया गया। वहीं मोहन सिंह बिष्ट को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान और क्या कुछ हुआ और बीजेपी के तमाम विधायकों का दिल्ली के लोगों के लिए क्या संदेश रहा, आगे हम आपको अपनी विशेष रिपोर्ट के जरिए यह बात बताएंगे। दिल्ली में रेखा राज आने के बाद विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सत्र के पहले दिन सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई गई, फिर सभी 6 मंत्रियों ने शपथ लिए। रेखा गुप्ता, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले नई सरकार के तमाम मंत्रियों ने दावा किया कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेगी। आज दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था, उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में, उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। कि एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको
एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाएगा जी। बिल्कुल आज कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी और इससे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो 3 साल से घोटाले अपने छुपा के रखे हुए थे, उन सब घोटालों का खुलासा होगा। ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने भी अपने इरादे जता दिए हैं। सत्र की शुरुआत से पहले आतिशी ने कहा कि हम विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले, इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। दिल्ली विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला नेता विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद को पीछे नहीं रख रही हैं और कैग की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी खुशी जाहिर की है और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। दिल्ली की विधानसभा का जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, सही मायनों में दिल्ली में सच्ची लोकतंत्र की बहाली का ये दिन है। पिछले 10 सालों में इस विधानसभा सत्र के बहाने से अराजकता, मनमानी और मैं कहूं तो एक तानाशाही का रवैया अपनाया गया था। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सार्थक बहस, और मुझे उम्मीद है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सही मायनों में इस विधानसभा में सार्थक बहस भी होगी और दिल्ली के विकास को लेकर चिंता भी होगी। और विपक्ष से भी मैं अपील करता हूं कि अब उस अराजक मानसिकता से निकलें और दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये दिल्ली की विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है। बता दें कि एलजी सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर एलजी के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन बीजेपी की वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए चुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता की उपलब्धियों को सदन के सामने रखा। वहीं नेता विपक्ष आतिशी ने पार्टी विधायकों के साथ सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता स्पीकर पद के लिए चुने गए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि विजेंद्र गुप्ता का अनुभव सदन को सुचारू ढंग से चलाने में काम आएगा। इस दौरान रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार का भी जिक्र किया और बताया कि विजेंद्र गुप्ता के साथ पिछली सरकार में क्या होता था। आज इस 8वीं विधानसभा के पहले सदन में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय सदस्य विजेंद्र गुप्ता जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने दिल्ली की सेवा में अपना जीवन लगाया। 3 बार निगम पार्षद रहते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए और इससे पहले 2 बार विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो आपने दिल्ली के लिए काम किया, दिल की गहराई से आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका अनुभव, आपका ज्ञान और आपका जो पूरा इस सामाजिक जीवन में विधायक रहते हुए जो एक्सपीरियंस है वो इस सदन के काम आएगा और पूरा संसदीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक प्रणाली से आप इस सदन को चलाएंगे और हम सब सदस्यों को इस सदन में ये मौका मिलेगा कि हम अपनी बात को बखूबी रख सकें और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस सदन को गरिमापूर्ण तरीके से आपकी अध्यक्षता में चलने का मौका मिलेगा। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहाँ से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। वहीं सत्र के दौरान नेता विपक्ष आतिशी ने भी विजेंद्र गुप्ता को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। गुप्ता जी जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा किए जाने पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अपनी नाराजगी जाहिर की और अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहाँ पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने विजेंद्र गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। साथ ही पिछली सरकार में हुई नाइंसाफी के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा। यहाँ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारे अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने
सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। दरअसल नेता विपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, लेकिन बीजेपी ने इस आरोप को निराधार बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और डबल इंजन सरकार में प्रदेश की विकास की बात कही। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा और कौन से रहे बड़े मुद्दे, जरूर देखें। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। ये समिट 24 से 25 फरवरी तक चलेगी। समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब होने की बात कही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। इस दौरान पीएम मोदी ने जल संरक्षण और ग्रीन एनर्जी का भी जिक्र किया और बताया कि जल संरक्षण से कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही ग्रीन एनर्जी में निवेश से लोगों को रोजगार मिल रहा है। औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की बात कही और अपने संकल्प का भी जिक्र किया, जिससे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है।
चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी सहित कई बिजनेसमैन शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और निवेश पर मंथन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब हमारी ये खबर देश में एयरलाइंस की खराब व्यवस्था के खिलाफ है। पंजाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा के दौरान इंडिगो की फ्लाइट में टूटी हुई कुर्सी मिली, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी हुई चेयर मिली थी, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। देश में एयरलाइंस की मनमानी किसी से छिपी नहीं है, जिसके खिलाफ समय समय पर यात्री अपनी आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन अब इन परेशानियों से माननीय भी अछूते नहीं हैं। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा के दौरान उन्हें टूटी हुई चेयर दी गई थी, और जब इस बारे में क्रू मेंबर्स से शिकायत की तो उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करने को कहा। सुनील जाखड़ ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA को देखना चाहिए कि प्रमुख एयरलाइंस का यह चलता है वाला रवैया सुरक्षा मानदंडों तक न बढ़े। बता दें कि अभी 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी हुई चेयर मिली थी, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया एक्स पर शिवराज सिंह चौहान ने लिखा था, मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी हुई और अंदर से धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था, लेकिन जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं? मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? शिवराज सिंह की इस शिकायत के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने DGCA को मामले की जांच करने और तुरंत सुधारात्मक उपाय सुझाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद DGCA ने मामले में एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर हरियाणा से। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद सीएम नायब सैनी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए। आखिर क्या है वो वादे, देखें जरा। हरियाणा में निकाय चुनाव होने में महज कुछ दिन शेष हैं। इसे लेकर अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनसभा को भी संबोधित किया और संकल्प पत्र में शामिल वादों का जिक्र किया और बताया कि इस संकल्प पत्र में जनता के सुझावों को शामिल किया है।
जिससे हरियाणा का तेजी से विकास होगा। संकल्प पत्र समिति की अगुवाई में हमने हरियाणा के कोने कोने से जनता के विचार और सुझाव एकत्र किए हैं ताकि इसमें हरियाणा के हर नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित हो सके। यह संकल्प पत्र हरियाणा के सतत और निरंतर विकास का रोड मैप है, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर हर वर्ग के लिए हमारे संकल्प पत्र स्पष्ट रूप से शामिल हैं। इस दौरान नायब सैनी ने ट्रिपल इंजन की सरकार में हरियाणा के विकास की बात कही और उन तीनों इंजनों का जिक्र किया जिससे प्रदेश का तेजी से विकास होगा। जो पहला इंजन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार जो योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग वो करती है, ये हमारा पहला इंजन है। दूसरा हमारा इंजन हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार जो हर योजना को धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और तीसरा इंजन अब नगर निकायों में भाजपा की सरकार बनते ही स्थानीय स्तर हमारा तीसरा इंजन विकास कार्यों को और तेज गति से लागू करेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा और उनसे उनके घोषणा पत्र को लेकर सवाल किया कि उन्होंने अपने शासनकाल में कौन से वादे पूरे किए। उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। पीछे भी उनके संकल्प पत्र जारी हुए थे, क्योंकि आप जागरूक मीडिया हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि आपने जो संकल्प या आपने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी क्या विधानसभा की वो पूरी की थी, ये पूछना चाहिए। क्योंकि संकल्प पत्र हमारी आत्मा है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमारे लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी सरकार की गारंटी का ये कार्ड है और हमारी गारंटी है इस संकल्प पत्र को पूरा करना। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 21 वादे किए हैं, जिसमें प्रमुख भूमि का मालिकाना हक, मकान का मालिकाना हक, पार्कों में विशेष सुविधा, स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण, स्ट्रीट वेंडर्स फेरी वालों को वित्तीय सहायता, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान, अत्याधुनिक सभागार, आधुनिक लाइब्रेरी, अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की सुविधा, सौर ऊर्जा और सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसें, स्वर्ग रोहिणी वाहन, बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, कचरे का निस्तारण, सीवरेज और मुफ्त जल कनेक्शन, सड़कों की गुणवत्ता, आवारा पशुओं से राहत, ऑनलाइन सेवा केंद्र और शहरों की सरकार का सशक्तिकरण शामिल हैं। गौरतलब है कि 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा 12 मार्च को आएगा। इसे लेकर तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इस चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना यह है कि जनता किसके दावे को सही साबित करती है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अब खबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली ऐतिहासिक जीत की कर लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी, जिसके बाद देश भर में जश्न का माहौल दिखा। वहीं पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों के प्रति जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच किसी जंग से कम नहीं होता है। रविवार को एक ऐसी ही जंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में आयोजित हुई थी,
जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद किया और 49.4 ओवर में 241 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने विराट प्रदर्शन किया और 42.3 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इस जीत के हीरो विराट कोहली बने, जिन्होंने शतकीय पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। मैच के दौरान नंबर 3 पर आए विराट कोहली ने आखिरी तक बेहद सधी हुई बैटिंग की और शुभमन गिल के साथ 69 रन और श्रेयस अय्यर के साथ 114 रन की पार्टनरशिप की। बता दें कि विराट कोहली ने वनडे में 51वीं और इंटरनेशनल क्रिकेट में 82वीं सेंचुरी लगाई और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक जमाने वाले वे दुनिया के पहले प्लेयर बन गए। इतना ही नहीं, विराट कोहली अपनी शतकीय पारी के साथ वनडे में 14,000 और इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,500 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। टीम इंडिया के इस विराट प्रदर्शन से भारतीय फैंस में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों में भारी निराशा देखी जा रही है। बता दें कि इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह से खुद इस सीरीज से बाहर हो चुका है, जबकि टीम इंडिया अपने दोनों मैच जीती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।